हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51। इस विज्ञापन संख्या 51 के लिए हम एक प्रैक्टिस पेपर की सीरीज लेकर आए थे। इसका पेपर फर्स्ट आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। इसकी भी हम एक नई प्लेलिस्ट आपके लिए बना देंगे जिसका टाइटल हम रखेंगे प्रैक्टिस पेपर सीरीज। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इस सीरीज में 15 पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, 15 प्रैक्टिस पेपर। तो ये आज सेकंड है, लगभग वीकली आपको प्रोवाइड होगा। हो सकता है वीक से पहले भी आ जाए, और जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से, तब हम वीक में 2 पेपर डिस्कस किया करेंगे ताकि 15 कवर हो जाए, कवर अप पूरा हो जाए। लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा सर इंग्लिश में बना दीजिएगा, लेकिन ये अभी तो हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर डिज़ाइन करवा चुके हैं। हाँ, आगे जाके 10 के करीब पेपर डिज़ाइन हो चुके हैं, लेकिन 5 बचे हैं, तो उनमें कोशिश करेंगे। और इनमें ये करेंगे कि कुछ टर्म्स को हम इंग्लिश में खुद ही बता दिया करेंगे। तो हिंदी ही है क्योंकि हम जो पढ़ा रहे थे जीके का बैच वो भी हिंदी में ही था, तो ये क्वेश्चंस भी हमने हिंदी में ही लिए हैं। तो 10 पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यह है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 जनरल नॉलेज। ये पार्ट है, 30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और ये प्रैक्टिस पेपर सेकंड है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेकंड है। 30 क्वेश्चन होंगे। जब हम इस पेपर को देख रहे थे तो हमें लगा कि ये आसान पेपर है, ये पहले से काफ़ी आसान है। काफ़ी कमेंट्स आए सर हमारे, एक तो 30 में से 30 भी लेकर आए, उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है, और हमें पूरी तरह से हम आशावादी हैं कि इसमें भी आशा करते हैं कि उनके 30 में से 30 ही आएंगे, क्योंकि ये पेपर पहले से कंपैरेटिवली हमें थोड़ा इजी लगा। इसमें उन क्वेश्चंस का कलेक्शन ज़्यादा है जो पहले आ चुके हैं, चूंकि हम करवा चुके हैं उससे पहले, तो इस वजह से शायद हमें इजी ये फील हुआ होगा, और कोई रीज़न नहीं है। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन का आंसर पहले बोलें, आप उससे पहले ही आप टिक लगा लिया कीजिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं। हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जो आपको दिखाई दे। ये है एंड्रॉयड है, पहला क्वेश्चन है एंड्रॉयड है। इतना ही क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है, एक इंटरफेस है, या एक सॉफ्टवेयर है। तो हम ये क्लियर कर दें, एंड्रॉयड है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। तो पहले का फर्स्ट सही है। सेकंड पर आते हैं। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है। जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं जो पहला पृष्ठ होता है, पहला पेज, वो क्या होता है सामान्यतः? उसका गृह पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, पता का पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पेज। इंग्लिश में बात करें तो होम पेज, मेन पेज, फर्स्ट पेज, इस तरह से ऑप्शंस हैं। तो आंसर आएगा प्रथम पृष्ठ जो हम सामान्यतः वेबसाइट पर देखते हैं वो होता है होम पेज। होम का सिंबल भी बना होता है कई बार। तो करेक्ट आंसर इसका भी है फर्स्ट ही है। क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इटालियन ओपन है, 2022 से है, करंट अफेयर्स में जाएगा यूनिट में। और किसने ये जीता है? पुरुष एकल, पुरुष सिंगल में है, मेल सिंगल। तो ये नाम दिए गए हैं यहां पर, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर है 2022 में पुरुष एकल जीतने वाले थे नोवाक जोकोविच। आई एम श्योर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहां किया गया था? एक और हम बता दें, इसमें हम थोड़ा हिंट प्रोवाइड कर दें। जहां किया गया था उसी टीम ने इसे जीता भी था। अब आप सोचिएगा कहां किया गया था या किस टीम ने जीता था, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जीता था, और ये कहां किया गया था? तो ये केरल में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन केरल में किया गया था। जीतने वाली टीम भी केरल की थी, और जो उपविजेता रही थी वो पश्चिम बंगाल की ये टीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 है, जैव विविधता का अर्थ है। जैव, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का क्या अर्थ है? हम ऑप्शंस पर जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के जंतु, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, और चौथा है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। हम ये बता दें, बायोडाइवर्सिटी में सभी आते हैं, चाहे वो पादप चाहे वो जंतु, मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। तो पहला विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति हो नहीं सकता है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के जंतु, ये भी इनकम्प्लीट है। तीसरा है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ये सबसे सटीक आंसर है, मतलब फिफ्थ का सी पर हम जा रहे हैं, सी ऑप्शन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक, वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है? जल प्रदूषक मतलब वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, ये नहीं कहा पॉल्यूटेंट नहीं है। क्वेश्चन है जल प्रदूषक नहीं है, प्रदूषक हो सकता है। जस्ता, तांबा, निकल, किसी भी मेटल की वाटर में एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन होती है, उससे ज्यादा अगर यह है तो फिर वो प्रदूषक में काउंट होता है। तो ये सभी हो सकते हैं। फोर्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी है जी, ये प्रदूषक तो है, लेकिन ये वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक ये नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 6 का, हम जाएंगे किस पर? सल्फर डाइऑक्साइड पर, क्योंकि ये वायु एयर पॉल्यूटेंट है, वाटर पॉल्यूटेंट में काउंट नहीं होता। ये एसिडिक रेन जनरेट करता है, वो वाटर पॉल्यूटेंट में काउंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7th पर हैं। ये एनवायरमेंट केमिस्ट्री, एनवायरमेंट चल रही है, एनवायरमेंट का ये पोर्शन है जीके के अंदर, हमने पूरा पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है? अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन किसकी वजह से होती है? हम पहले समराइज कर देते हैं, बाकी में ऑप्शंस पे जाएंगे। आप अपना ऑप्शन टिक लगा के रखिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। चलिए, एसिडिक रेन भाई जो गैसेस हैं जो वाटर के साथ मिलकर एसिड बनाती हैं उन पर डिपेंडेंट है। एसिडिक रेन कौन सी हैं जी? वो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे, ठीक है। और कौन से ऑक्साइड होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वो H2CO3 बनाएगा, लेकिन वो उतना कंपैरेटिवली उतना एसिडिक है नहीं। तो दूसरे होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड्स। तो 7th का जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन नहीं है, कोई प्रदूषक भी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये भी नहीं है, ये तो न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल ऑक्साइड में जाएगा। ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जी। सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर कौन सा है आपका? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसे याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th, है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन एक मैचिंग में नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी संरक्षण के लिए है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल संरक्षण के लिए है, याद कीजिएगा। पिछले पेपर में भी इससे मिलता जुलते क्वेश्चंस आए थे, अभ्यारण्य सारे पढ़ लीजिएगा, कौन किसके लिए है ये भी पढ़ लीजिएगा। तो पेरियार को बताया था हमने पिछली बार, हाथी के लिए है, और मेनली हाथी और बाघ के लिए भी बोल दिया जाता है, लेकिन हाथी, लेकिन यहां तो हंगुल लिखा हुआ है, तो यह है सुमेलित नहीं है। तो 8 का हम जो टिक कर रहे हैं वो बी है, यह सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है अभ्यारण्य, मतलब सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है ये देखते हैं। काजीरंगा, गिर, रणथंबोर, कॉर्बेट। कॉर्बेट बाघ के लिए है, आप जानते हैं। गिर शेरों के लिए आप जानते हैं, रणथंबोर भी। तो जो बच्चा राइनो के लिए, वैसे भी राइनो के लिए स्पेशल में भी आपको याद होना चाहिए, कौन सा होता है? काजीरंगा। तो 9th का ए है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अपने ऑप्शंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 10th है, किससे संबंधित है? कौन सा विभाग है जी? दीवाने अमीर कोही। तो ये संबंधित है कृषि कार्यों के लिए, कृषि विभाग से ये संबंध रखता है। किससे जी? सी पार्ट, कृषि विभाग से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मुझे यहीं नजर आ रहा है 11th का, इसी स्लाइड पे नजर आ रहा है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आंसर ना पता और पता चले तो याद भी रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था जी? सुभाष चंद्र बोस। 11th का डी। बड़ी दुख की बात है,
आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, सोशल मीडिया पर भी दिखते हैं और वैसे सामान्य जीवन में भी नजर आते हैं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ लोग राष्ट्रपिता मानने से भी इनकार करते हैं। और जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें किससे मिली? सुभाष चंद्र बोस से। वहीं वही लोग सुभाष चंद्र बोस को अच्छा एक तरह से और महात्मा गांधी को बड़ा मतलब भला बुरा बोलते हैं। तो ये भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है, समाज है, हर तरह का व्यक्ति यहाँ उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो कौन हुए? 38 में याद कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। दोनों बैक टू बैक क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन पर हैं हम। ये क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा की छाया पड़ती है सूरज पर तो हम उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण है। कब होता है ये? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा न्यू मून डे, किसी भी दिन पूर्णिमा को, तो करेक्ट आंसर है न्यू मून डे, अमावस बोलते हैं इसे। तो इसका आंसर है आपका न्यू मून डे, बी ऑप्शन पर हम जा रहे हैं। आपको लगे कि सर ये आपका आंसर सही नहीं दिया है, इसका गलत आपने मार्क कर दिया, तो हमें लिख के भेजिएगा, हम सुधार करेंगे उसमें और उसका फिर से रीचेक करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपको सही आंसर बताएंगे। क्योंकि आप सभी लोग, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अच्छा लेवल है पढ़ाई का, सभी एक अच्छे लेवल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए हम कई बार आपसे बातचीत भी कर पाते हैं। अदरवाइज किसी और जनरल बात करेंगे तो जो समाज है सभी का स्तर बराबर नहीं होता। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कुछ लोग बड़ा भला बुरा बोलते रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है हमको तब, लेकिन क्या कीजिएगा, अब उन्हें पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो वो कहते हैं हम तो बहुत पढ़ चुके हैं, या अब तो ये भी है कि नहीं इतिहास गलत है, हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री किसे पृथक करता है? 4 ऑप्शन से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान को म्यांमार से माफ कीजिएगा, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो सही आंसर है 10 डिग्री चैनल को याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड हटती है, कंफ्यूज मत होइएगा उसे देखकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम मिड तक पहुंच चुके हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? याद कीजिए, तो संविधान में अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज आप जाकर देख सकते हो। तो ये ली गई थी आयरलैंड से, तो कौन सा सही है? डी, आयरलैंड करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जूम करके ही बढ़ाएंगे, ऐसे तो दिखाई नहीं देगा आपको। 16th अब नजर आ रहा होगा। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। भारत में संविधान की मूल संरचना मतलब बुनियादी ढांचे का जो स्रोत है वह है न्यायिक व्याख्या। क्या है जी? न्यायिक व्याख्या है, याद रखिएगा इसे। ये कॉन्स्टिट्यूशन से इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से पिछले पेपर में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। ये असर्शन रीजन टाइप है कि कथन एक और उसका कारण दिया होगा। ये है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ये करेक्ट है कि उच्च न्यायालय में जो भारतीय नागरिकों के अधिकार हैं वो संरक्षित हैं, बिल्कुल संरक्षित हैं।
क्योंकि ज़्यादा जो रिट्स डाली जाती हैं जो होता है वो हाई कोर्ट के थ्रू ही होता है। क्यों है, क्वेश्चन है क्यों जी? सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परम आदेश जारी कर सकता है, के लिए ही परम आदेश जारी करता है। मेनली जो देखता है वो कौन है? उच्च न्यायालय। तो हमें हमारे अनुसार हम बात कर रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन इसी टाइप के होते भी हैं कि इनमें एरर की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसका मुझे कथन भी सही लग रहा है और उसका कारण, रीज़न बिल्कुल यही लग रहा है। तो मैं इसके लिए ऑप्शन देख लेता हूँ क्या क्या दिए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो मुझे तो यही लग रहा है, मैं ए पर जाऊंगा इसके लिए, ठीक। तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको लगे सर इसका आंसर ये है तो हमें बिल्कुल बताइएगा। स्वाभाविक है, हम उसे देखेंगे भी और बात करेंगे। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे तो फिर ज़्यादा बेटर हम और भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन हमारे अभी जो प्रथम दृष्टि से हमें जो लगा वो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट, ईमेल जब हम भेजते हैं तो उसमें अटैचमेंट का एक साइन होता है, उससे अटैचमेंट करते हैं। तो फोटो आप भेज सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो उस मेल के थ्रू। ये है अटैचमेंट का काम। देखते हैं। प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, ये नहीं है। दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है, ये करेक्ट आंसर है। तो 18th का बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम नहीं देख रहे हैं अब क्या लिखा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? नहीं लाया जाता है, देखते हैं। प्रति व्यक्ति औसत आय बिल्कुल लाई जाती है जी। गरीबी रेखा देखनी तो औसत आय देखनी होगी। भोजन में कैलोरी, कई बार ये भी देखते हैं भोजन कितना और कैसा कर रहे हैं। HCR ये होता है हेड काउंट रेशो होगा, मे बी हेड काउंट को बोलते हैं हम जनरली। ये पॉवर्टी लाइन में देखा ही जाएगा। ये तो साक्षरता, लिटरेसी रेट नहीं देखते। पॉवर्टी लाइन का लिटरेसी रेट से रिलेशन नहीं है। तो हम जो जा रहे हैं 19th का वो डी है। डी वाला हिस्सा मतलब कौन सा नहीं लाया जाता प्रयोग में, तो वो साक्षरता है। उसे पॉवर्टी लाइन नहीं देखने के लिए नहीं लाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। ठीक है जी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आवृत्ति, परकता और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति और आवृत्ति परकता। परिशुद्धता कई सारे ऑप्शंस में है, तो ये तो है ही। तो इसका सही आंसर है, जो इसे पढ़ा होगा शिक्षण एवं शोध वाला टॉपिक क्लियर होगा, वही इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। आवृत्ति, परकता और परिशुद्धता। सामान्य तौर पर शिक्षण और शोध को पढ़कर जाइएगा। 5 क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा मिले, 5 यहां भी हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करते हैं, यकीन मानिएगा। मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इस टॉपिक के ही विद्यार्थी हो तो आपको नहीं करेगा। कहीं जी हम तो शिक्षा शास्त्र ही पढ़े हुए हैं, रिसर्च भी किए हुए हैं, तो आपके लिए तो आसान लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। यह FIACS द्वारा, प्रणाली विश्लेषण द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा, SSST द्वारा। तो ये फेंडर्स इंट्रैक्शन एनालिटिकल कैटेगरी सिस्टम है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यहां लिखी गई है और शॉर्ट फॉर्म है FIACS। इसी के द्वारा शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद आफ्टर 21 22 ALU परिचालन संपन्न करता है। ALU याद करिए, ICT का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक यूनिट है ALU। AL का मतलब क्या? लॉगरिथम आधारित, ASCII या एल्गोरिथम आधारित। तो क्या है इसका मतलब? है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो आंसर जाएगा वो अर्थमेटिक, डी टिक करेंगे हम यहाँ पे 22 का डी। 23 है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर आउटपुट है, दिखता है हमें इसमें जो हम कमांड देते हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क तो स्टोरेज के लिए यूज करते हैं हम। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। कौन सा है जी? 23 का डी।
जॉयस्टिक कैसा है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आईसीटी में पूरा मिलेगा आपको, आप पढ़कर देख लीजिएगा, सारी डिवाइसेस लिखी हैं आपके लिए। 24 पर आते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? दो भाग होते हैं। प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, बिल्कुल घर का पता बिल्कुल नहीं लिखते जी हम। वैज्ञानिक नाम तथा फोन नंबर भी नहीं लिखते ईमेल में। हस्ताक्षर पासवर्ड भी नहीं लिखते ईमेल में। तो वैसे ही पता चल रहा है आपको कि लास्ट ही बचा प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम होता है, तो डी आंसर करेक्ट है। ये आईसीटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन दिए आईसीटी से भी। 2022 मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के, माफ कीजिएगा मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूं, हाँ अब है पूरा। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर वो भी प्रथम का उद्घाटन किया गया था? वो भी कब किया गया? मई 2022 में। तो किस जिले में था वो? लखनऊ में, अयोध्या में, सहारनपुर, रामपुर, किस में था जी? वो पटवई था और वो रामपुर में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 पर हैं हम। 26, हाल ही में 5 नॉर्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। कौन से वो देश हैं, उनकी लिस्ट क्या है, उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो कई सारे ऑप्शन हैं, 4, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, या फिर स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बेलारूस और ग्रीनलैंड। आगे डेनमार्क, ग्रीनलैंड, लिथुआनिया, फ्रांस और इंग्लैंड। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड और लिथुआनिया। हम करेक्ट ऑप्शन बताते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। 5 ये देश हैं। 27 पर जाते हैं। अप्रैल 2022 में संपन्न आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? मे बी आपको याद हो या ना याद हो, यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। न्यूजीलैंड की टीम उपविजेता रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 12वां संस्करण था, मतलब 12वीं बार ये हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है ये। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन पे आइएगा, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना है, कक्षा में सहयोग को बढ़ाना है, या फिर अधिगम की कठिनाइयों को समझाना है? करेक्ट आंसर है इसका विद्यार्थियों के अधिगम, लर्निंग को बढ़ाना है, अधिगम। तो 28 का बी। आगे बढ़ते हैं। 29, प्रदत्त संकलन के दौरान 2 बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन को कहते हैं जी प्रतिगमन प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रतिगमन प्रभाव। मुझे डायरेक्ट याद था, मैंने डायरेक्ट बता दिया। प्रतिगमन प्रभाव यह है, फर्दर 2 टाइप का होता है। तो ये भी आपके शिक्षण और शोध में जा रहा है क्वेश्चन 29। अब है लास्ट क्वेश्चन, ये 30 लास्ट है। वह अवधारणात्मक रूपरेखा, कौन सी? अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है? सबसे पहले उसे बोलते हैं रिसर्च डिजाइन, मतलब रिसर्च, शोध अभिकल्प। क्या बुलाते हैं? शोध अभिकल्प। ये भी उसी से था, रिसर्च से। तो ये था पेपर, प्रैक्टिस पेपर 2, प्रैक्टिस पेपर 3 का वेट कीजिएगा। अपने जितने भी मार्क्स आए हमें भेज दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं कि पेपर की एक्चुअली में स्ट्रेंथ कितनी थी, आई मीन डिफिकल्टी लेवल क्या था पहले पेपर और इस पेपर में, कितना कंपैरिजन है। तो सभी में डालेंगे तो हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल हमारा क्या रहा है। और हम मॉडरेट बनाने की कोशिश करेंगे, ना इजी ना डिफिकल्ट। कोशिश ये भी की जाएगी सभी यूनिट से 5-5 क्वेश्चन ऐड किए जाएं। सभी यूनिट का मतलब है करंट अफेयर से भी 5, आईसीटी से भी 5, एनवायरनमेंट से भी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से भी, कॉन्स्टिट्यूशन से भी एंड इकोनॉमी से, मतलब सबसे 5-5 का ये रेशो लिया जाए। कम ज़्यादा हो सकता है, हम पूरी तरह से नहीं कहते कि बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। तो हमें भेज दीजिएगा। धन्यवाद।